वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको नोट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स। फिजिक्स के बेसिक कोर्सेज से हमने स्टार्ट लिया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द साइक्लोट्रॉन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में आपको एग्जाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके पास एग्जाम नोट्स और कॉन्सेप्ट दोनों मौजूद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को थ्योरी से स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि उसके बाद हमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ सके। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? साइक्लोट्रॉन को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर भी कहते हैं, सेकंड नेम है। एग्जाम में आपके पास मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर भी आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये साइक्लोट्रॉन ही होता है। तो आपने सारा का सारा साइक्लोट्रॉन का मटेरियल ही लेकर आना है। साइक्लोट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। अब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या चीज़ होती है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके देते हैं। साइक्लोट्रॉन जो है ये एक टाइप है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी टाइप है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की जो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर देती है? एक्सेलरेट कर देती है। अब ये वर्ड एक्सेलरेट का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब ये है कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है चार्ज पार्टिकल्स की, तो ये इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देती है। मीन्स इसकी स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है? चेंज आ जाता है, और वो चेंज क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज़ होता है। यानी वो जो चेंज होगा वो इंक्रीज़ का होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या चीज़ है हमारे पास? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी टाइप है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके देते हैं। अब जाते हैं थ्योरी से समझते हैं कि थ्योरी हमें क्या कहती है। एग्जाम में अगर आपके पास ये टॉपिक आता है तो सबसे पहले आपने अपने टॉपिक का स्टार्ट इंट्रोडक्शन से लिखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या क्या आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। Cyclotron was first developed by Livingston and Lorentz in 1932. It is used to accelerate charged particles like proton, neutron and alpha particles. Cyclotron को सबसे पहले लिविंगस्टन और लोरेंत्ज़ 1932 में डेवलप किया था। ये एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर था जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में मदद करता था। एक और पॉइंट जो आपने नोट डाउन करना है वो ये है कि साइक्लोट्रॉन को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर भी कहते हैं। ये इसका सेकंड नेम है। एग्जाम में आपके पास ये भी आ सकता है कि आप हमें मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर का बताओ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने साइक्लोट्रॉन का सारा टॉपिक लिखकर आना है। अब हम जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन में होता क्या है? होता यह है कि हमारे पास दो फील्ड्स होते हैं, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एसी करंट के ज़रिए प्रोड्यूस किया होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑसिलेटिंग यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। और जब ये पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन हासिल कर लें, उसके बाद क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, यानी इसकी डायरेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और एट द एंड जब वो हाई एक्सेलरेशन हासिल कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं उनकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देती है और वो टारगेट को जाके स्ट्राइक कर देती हैं। अब थ्योरी से देख लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। An oscillating electric field accelerates a positively charged particles, protons, alpha particles, etc. to high energy in the presence of magnetic field. एक oscillating electric field वो हमें मदद करता है कि हम इन positively charged particles को accelerate कर सकें in the presence of magnetic field. अब जाते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को भी हम थ्योरी पे समझने से पहले डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरी क्या कहती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन में होता क्या है कि एक एवाक्यूएटेड चैम्बर होता है। ये वो मेरे पास एवाक्यूएटेड चैम्बर है जिसमें मैंने सारा का सारा अपैरेटस आउटसाइड द एटमॉस्फेयर से एवाक्यूएट किया होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन में दो सेमी सर्कुलर हॉलो साइलेंडर होते हैं जिनको हमने थोड़े से फासले
थोड़े से फासले पर एक दूसरे के साथ रखा होता है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, ये वो डीज हैं। इन सेमी सर्कुलर हॉलो सिलेंडर को हम डीज कहते हैं। इसको मैंने D1 का नाम दिया और इसको मैंने D2 का नाम दिया, और ये इस तरह थोड़े से फासले में एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं। इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और ये आमने सामने इस तरह पड़े होते हैं। इन डीज को फर्दर हमने AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। या आप देख भी सकते हो, ये D1 और D2 जिसको हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस डीज के दरमियान आपको एक स्पॉट नजर आ रहा होगा। ये स्पॉट आपके पास आइन सोर्स है, जो कि आइन जनरेट करके देता है, जिनको हमने एक्सेलरेट करना है। ये जो आपको फर्दर दो शेप्स नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिनका काम ये होता है, जिनका काम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना होता है। फर्दर क्या होता है कि जब यहाँ पे आइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो हाई कैनेटिक एनर्जी या फिर हाई एनर्जी अचीव कर ले, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उनकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देती है, और यहाँ पे एक टारगेट होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और इस टारगेट पे वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हाई कैनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक कर देते हैं। अब जाते हैं थ्योरी की तरफ कि थ्योरी क्या कहती है। कंस्ट्रक्शन हमें क्या कहती है? कंस्ट्रक्शन कहती है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर चैम्बर्स कॉल्ड डीज। इसके अंदर 2 सेमी सर्कुलर चैम्बर्स होते हैं, जिनको हम डीज कहते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, जिनको हमने बहुत थोड़े से फासले के जरिए एक दूसरे के आमने सामने रखा होता है। डीज आर कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई वोल्टेज। इन डीज को हमने फर्दर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया होता है, जो कि हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी का सोर्स होता है। ड्यू टू सच अरेंजमेंट, वन ऑफ द डी इज पॉजिटिवली चार्ज फॉर वन हाफ साइकिल एंड नेगेटिवली चार्ज फॉर अनदर साइकिल। इस अरेंजमेंट की वजह से जब हमने डीज को अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, तो हमें पता है कि अल्टरनेटिंग सोर्स में पोलैरिटी बार बार चेंज होती है। तो अल्टरनेटिंग सोर्स की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जो डीज होते हैं D1 और D2, वो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एक डी पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए वही डी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग सोर्स की पोलैरिटी की चेंज होने के साथ साथ डीज की भी पोलैरिटी चेंज होती जाएगी। इन दिस सेंट्रल रीजन बिटवीन द डीज इज एन आयन सोर्स एस। इन डीज के दरमियान हमारे पास एक आयन सोर्स होता है, जिसका काम ये होता है कि वो हमें आयन जनरेट करके देगा। द डीज आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इन डीज को हमने परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दरमियान रखा होता है, और इन डीज की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। द होल सेटअप इज इनक्लोज्ड इन अ हाईली एवैक्यूएटेड चैम्बर, और इस पूरे सेटअप को हमने एक हाईली एवैक्यूएटेड चैम्बर में इनक्लोज किया होता है, ताकि आउटसाइड द एटमॉस्फेयर के साथ इसका कोई ताल्लुक ना हो। अब जाते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। वर्किंग को भी पहले थ्योरी से समझने से पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें थ्योरी क्या कहती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन में होता यह है कि सबसे पहले हमारे पास एक आयन सोर्स होता है, जिसको हमने एस का नाम दिया है, और इस आयन सोर्स का काम ये है जो कि हमें आयंस जनरेट करके देता है, जिनको हमने एक्सेलरेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि ये जो 2 डीज हैं D1 और D2, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किए होते हैं, जो कि हमें वोल्टेज सप्लाई करती है। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से बिटवीन द गैप्स ऑफ द डीज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इनसाइड द डीज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इनसाइड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई की वजह से क्रिएट होती है, वो सारी की सारी बिटवीन द गैप्स ऑफ द डीज में ही क्रिएट होती है। सेकेंड चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या होता है, अब यहाँ से वोल्टेज आना शुरू हो गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो गई है। हमें पता है कि इसी वोल्टेज में पोलैरिटी चेंज होती है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल पे मुश्तमिल होता है। तो क्या होता है कि पोलैरिटी चेंज होती है, उस पोलैरिटी की चेंजेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल हम सपोज करते हैं कि D1 पॉजिटिव होता है और D2 नेगेटिव हो जाता है। यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, जब यहाँ से वोल्टेज आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो 2 मैग्नेटिक फील्ड लगे हुए होते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करना शुरू कर देता है। यहाँ का जो प्रोसेस है वो हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, होता ये है कि ये 2 डीज हैं D1 और D2,
ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल D1 पॉजिटिव होता है और D2 नेगेटिव होता है। जब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस गैप में पहले रोटेशन करना शुरू कर देता है। ये इस तरह रोटेट करता है। सबसे पहले तो ये बिटवीन जो गैप्स बिटवीन द डीज है वहाँ पर ही रोटेट करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी रोटेशन बढ़ती जाती है तो ये डीज के अंदर इंटर आना शुरू हो जाता है। मीन्स अब जैसे जैसे ये रोटेशन कर रहा है एट द एंड ये डीज के अंदर इंटर हो जाएगा इस तरह। जब ये डिस्क के अंदर इंटर हो जाए तो हमें पता है कि डिस्क के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। उसके बाद अब जब ये D2 के अंदर चार्ज पार्टिकल आना शुरू हो गया तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इसकी एक्सेलरेशन ख़त्म हो गई क्योंकि डीज के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब जब ये वापस इस डीज से निकल कर इस गैप में आया, इस गैप में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो एक दफ़ा जब ये D2 के अंदर चला गया और ये वापस गैप में आया, गैप में हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल दोबारा एक्सेलरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। और वो कैसे चेंज होगी कि D2 आपके पास, D1 आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और D2 आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वापस यहाँ पे इस तरह गैप में एक्सेलरेट हुआ। अब ये D1 के अंदर इंटर हुआ। D1 में हमें अगेन पता है कि डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो यहाँ पे अगेन चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और अब जब ये चार्ज पार्टिकल D1 से बाहर निकल के वापस इस गैप में आएगा, तो जब वो गैप में आएगा तो वापस दोबारा इसकी एक्सेलरेशन होगी क्योंकि गैप में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर से पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। D1 अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और D2 अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब होते होते ये प्रोसेस रिपीट होता है, पोलैरिटी चेंज होती है। अब हमारे पास जब 100 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट हो जाए और चार्ज पार्टिकल सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें तो उसके बाद क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स अ टारगेट। और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हैं इस तरह हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ चार्ज पार्टिकल टारगेट को स्ट्राइक कर लेते हैं। अब थ्योरी से समझते हैं कि हमें थ्योरी क्या कहती है। Within the space between the D's, the ion source produces positive ions। जो D's के दरमियान सोर्स होता है वो हमें आयन सोर्स जनरेट करके देता है और हमें पता है कि साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, तो आयन सोर्स भी हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही चार्ज आयंस ही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करके देंगे। When D1 is positive and D2 is negative, the ion is accelerated towards D2 and enters it। जब हमारे पास ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, हमने यहाँ से समझ भी लिया डायग्राम से कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल D1 पॉजिटिव होता है, D2 नेगेटिव होता है, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सबसे पहले D2 के अंदर इंटर होगा क्योंकि D1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल पे होता है। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो पार्टिकल होगा वो D2 की तरफ इंटर होगा। क्यों इंटर होगा, क्योंकि D2 तो नेगेटिवली चार्ज है और जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्टिकल होगा वो D2 की तरफ इंटर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डी सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। हमें पता है कि डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन अकर्स एंड पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मोशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। व्हेन दीज पार्टिकल्स रीचेस द गैप बिटवीन द डीज, द D1 बिकम्स नेगेटिव एंड D2 बिकम्स पॉजिटिव। जब ये पार्टिकल D2 से निकल कर वापस इस गैप में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल और एक्सेलरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, D1 नेगेटिव हो जाएगा और D2 पॉजिटिव हो जाएगा। At this time, radius will also be larger during any cycle. When the particle reaches the gap, the polarity changes and particle experiences acceleration। जैसे जैसे ये पार्टिकल रोटेशन कर रहा है तो इसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पहले ये पार्टिकल जो है ये बिल्कुल इस गैप के दरमियान मूव कर रहा था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका रेडियस बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ये एक्सेलरेट हो जाना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये डीज में भी इंटर शुरू हो जाता है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि पोलैरिटी कब चेंज होगी, पोलैरिटी तब चेंज होगी जब वो गैप्स के दरमियान पार्टिकल्स आएगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस इज रिपीटेड ओवर 100 टाइम्स आफ्टर गेनिंग मैक्सिमम एनर्जी पार्टिकल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीज बाय मींस ऑफ हाई वोल्टेज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स टू हिट द टारगेट। और उसके बाद जब तकरीबन 100 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट हो जाए तो हम क्या करते हैं, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द टारगेट। ये था आपके पास वर्किंग
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि रेडियस के साइक्लोट्रॉन में रेडियस किसके बराबर होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये हमारे पास एक सिंपल सी थ्योरी है जहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है, जहाँ पे हम बताएंगे कि इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या है, इस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये चार्ज पार्टिकल किस एनर्जी के साथ मूव करेगा और इस पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम रेडियस की तरफ जाते हैं। इफ मास एफ एम इज द मास ऑफ द पॉजिटिव आइंस हैविंग चार्ज क्यू एंड मूविंग विद स्पीड वी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, देन अगर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव आइन हमने लिया है, उसका मास m है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो q है और वो स्पीड v के साथ मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसके बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमें पता है, हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि हमने डीज को परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो साइन हमारे पास 90 होगा और साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रोटेट करवा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। यहाँ पे वी स्क्वायर और वी, तो एक वी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि एम v डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू क्यू बी। हमें चूंकि रेडियस चाहिए तो हमने रेडियस को यहाँ अलग छोड़ना है और एम वी जो है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, r इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, किसका रेडियस है, ये उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस है जो कि स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट हम एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं कि वो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने ये सेकंड ईयर में पढ़ा है कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, कि ये रिलेशन है एंगुलर और जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है उसके दरमियान ये रिलेशन है कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे कि ओमेगा को यहाँ छोड़ दें और v और r जो है ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर। अब ये जो v है और ये जो r है, ये r, इस r की वैल्यू मुझे पता है कि ये यहाँ पे मेरे पास एम वी बाई क्यू बी के बराबर आई है। कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देना है इस तरह, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, एम वी बाई क्यू बी, तो मैं वो यहाँ पुट कर दूंगी कि एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। होगा क्या कि ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा इस तरह। जब हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू वी बी डिवाइडेड बाय एम वी, और यहाँ पे हमारे पास ये वी और ये वी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये क्यू एम बाय बी के बराबर आ जाएगा। तो ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ ये जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। इस इक्वेशन से आपको एक चीज़ जाहिर हो रही है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे आपको कहीं भी रेडियस नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी एंगुलर वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। अब हम एनर्जी की तरफ जाते हैं कि ये कौन सी एनर्जी के साथ ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। हमें पता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये काइनेटिक एनर्जी के साथ सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। तो सिंपली जो चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड आइन है उसकी जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वो सिंपली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो अक्रॉस द डीज, मतलब जो डीज के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कितना है हमारे पास, वो किस चीज़ के बराबर आता है, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इज फाउंड बाय द एनर्जी रिलेशन। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, क्योंकि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ही तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। तो वो किसके बराबर होता है, ये हम सेकंड ईयर की इक्वेशंस में कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है। या आप सेकंड ईयर के बुक्स या नोट्स से भी देख सकते हो। अब ये जो ई है इसकी वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर है। कुछ भी नहीं करना, इस इक्वेशन 3 को आपने यहाँ पुट कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये क्यू वी इधर आ गया,
अब यहाँ पे हमें v नज़र आ रहा है। इस v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इस v की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? इस v की वैल्यू हम ऊपर रेडियस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। रेडियस हमारे पास इसके बराबर है, तो अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं क्यों b को उधर r के पास ले जाऊंगी और m उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल के क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। जब आप v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास आगे क्या होता है। जब हमने v की वैल्यू पुट कर दी उसके बाद स्क्वायर भी ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये क्यों और ये क्यों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ का एक m और यहाँ का m आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनल जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो किसकी इक्वल हो रही है? 1/2 b स्क्वायर r स्क्वायर q बाई m। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके जरिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर जो आइन है, चार्ज पार्टिकल आइन है, ये जो एक्सेलरेटेड आइन है, ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम हाफ साइकिल की बात करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, फॉर कंप्लीट साइकिल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ये रिलेशन भी आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। यहाँ से मैं एफ की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो एफ मेरे पास ओमेगा बाय 2 पाई के बराबर आएगा। पिछले सेक्शन में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ लिया कि ओमेगा किसके बराबर आता है। कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है और जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अब हमें ये भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होता है, तो हम इस फ्रीक्वेंसी के जरिए टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? वो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पे आपने 1 और f की वैल्यू पुट कर देनी है। किस तरह पुट करेंगे आप कि t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या वैल्यू है? बी क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। ये 2 पाई एम ऊपर चला जाएगा तो टी की वैल्यू आपके पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगी? 2 पाई एम डिवाइडेड बाई बी क्योंकि इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या है? टाइम पीरियड है। और अगर आप हाफ रेवोल्यूशन के लिए निकालना चाहो, अगर आप हाफ साइकिल के लिए निकालना चाहो तो आप क्या करोगे कि इस एफ ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप 2 पे डिवाइड कर दो। जब आप 2 पे डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास हाफ साइकिल या फिर हाफ रेवोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो आपने क्या करना है? इस टाइम पीरियड को 2 पे डिवाइड कर देना है, तो वो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर साइक्लोट्रॉन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे एग्जाम नोट्स और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।